हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर हिस्ट्री सीरीज में। और आज हम लोग आगे के वंशों को भी देखेंगे कि कौन कौन से वंश इतिहास में रहे हैं, है ना। तो माई सेल्फ एची बैटरी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ। आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एक हिस्ट्री सीरीज जिसमें बहुत सारे बच्चों को कॉम्पिटिशन लेवल की चीज़ों में क्या क्या डाउट होता है, तो उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे लगे तो इनको जरूर देखिए और इनको समझने की कोशिश करिए। इनमें अगर आप इनको ऐसे पढ़ लेंगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कहानी कैसे कैसे रंगमंच पर हुई है इतिहास के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 20 है आज का, तो इसके ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ को मार देता है और वो उनका सेनापति होता है और बृहद्रथ को मारकर ही गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने बता दिया था कि ये हिंदू धर्म को फिर से बढ़ावा देने वाला शासक है, यानी हिंदू धर्म को फिर से ये लाने वाला शासक है। अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पुष्यमित्र शुंग से जुड़े हुए हैं। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये राजा नहीं है इतिहास की दृष्टि से, लेकिन जो भी चीज़ें इससे पूछी जा सकती हैं वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने हाईलाइट आपको कल भी की और आज भी कर दी है। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को मारकर 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यानी अभी भी बीसी की ही कहानी है। वह मगध का राजा बना और राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का पुराना नाम है, आज का नाम है वो जो है पटना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लेकिन बाद में अन्य शुंग शासकों ने, ध्यान दीजिएगा, बाद में अन्य शुंग शासकों ने राजधानी उज्जैनी विदिशा को बनाया। उस समय उज्जैनी को विदिशा कहा जाता था। उज्जैनी जानते हैं ना, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, है ना। तो एमपी है ना, उज्जैनी विदिशा हुई, है ना। लेकिन बाद में अन्य शुंग शासकों ने, मतलब देखिए, जब तक पुष्यमित्र शुंग था वो मगध का राजा ही बना रहा और उसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। लेकिन जब अन्य शासक आएंगे उसके वंशावली में, अभी जिनके मैं नाम बताऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, राजधानी उज्जैनी विदिशा शिफ्ट कर दी, मतलब उन्होंने चेंज कर दिया। पटना से इसको क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अन्य शुंग शासक, तो अन्य जो शुंग शासक हुए हैं उनमें हम लोग देख लेते हैं। एक है पुष्यमित्र शुंग, ये पहले है, फिर है अग्निमित्र, फिर है वासुज्येष्ठ, और फिर वैशुमित्र आते हैं, फिर अंधक आते हैं, फिर पुलिंदक आते हैं, है ना। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये नेम ही आ जाते हैं कि ये किस वंश से हैं। तो वहाँ बच्चे कभी सुने ही नहीं होते हैं नाम, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज जाते हैं और पेपर में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। घोष, वज्रमित्र, भागभद्र, देवभूति। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले थे पुष्यमित्र शुंग, फिर अग्निमित्र, फिर वासुज्येष्ठ, फिर वासुमित्र, फिर अंधक और फिर ये पुलिंदक है। ठीक है ना। इसके बाद ये घोष है, फिर ये वज्रमित्र है, फिर ये भागभद्र है, फिर देवभूति, फिर मंत्री। तब देवभूति जो है अंतिम शासक है। ठीक है ना, शुंग वंश का जो अंतिम शासक है देवभूति है, और देवभूति का जो मंत्री थे वो थे वासुदेव। ध्यान दीजिएगा, वासुदेव ने क्या किया, देवभूति की हत्या कर दी, यानी उनको मार दिया। और फिर कंडवंश, क्योंकि वासुदेव जो है ये कंडवंश से बिलोंग करते हैं, तो कंडवंश की स्थापना कर दी है, स्थापना हो गई है। और कंडवंश की स्थापना का जिम्मेदार कौन है, वासुदेव कंड। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन चीजों की वंशावली को ध्यान जरूर रखिएगा कि कौन किसके बाद आया, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक ही और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जो बहुत जरूरी है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक विशेष काम किया गया था, मैं वो बताता हूँ। पातंजलि, है ना, ये पातंजलि जो थे, पातंजलि संस्कृत के व्याकरणाचार्य कहे जाते हैं। मतलब संस्कृत की जो प्रथम पुस्तक है व्याकरण की, वो पातंजलि ने ही लिखी है। ठीक है ना। तो व्याकरणाचार्य पातंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही संरक्षित किए गए थे, मतलब इनके दरबार में रहते थे, इनके द्वारा सारा आवभगत इनकी होती थी और ये व्याकरण की रचनाएं करते थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंडवंश, है ना, कंडवंश मैंने बताया कि कैसे वासुदेव ने भागभद्र के बाद राजा जो देवभूति हुए उनकी हत्या कर दी और कंडवंश की स्थापना कर दी। ठीक है ना। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुंग वंश कहीं ना कहीं इतना ही टाइम लेता है, 185 से 73 ईसा पूर्व। अगर आप लोग ये बताइएगा ये कितना टाइम था। ठीक है ना, ये पुष्यमित्र शुंग की कहानी यहाँ पे एंड हो रही है। अब हम लोग चलते हैं कंडवंश की तरफ। ठीक है ना, कंडवंश के संस्थापक जो है वासुदेव कंड है। वासुदेव एक ब्राह्मण थे और भगवान विष्णु के अनुयायी भी थे, मतलब
अब उन्होंने वहाँ हत्या जरूर की है, क्या रीजन था भगवान ने, लेकिन अब असली कहानी यहाँ देखिए कि वासुदेव एक ब्राह्मण थे और भगवान विष्णु के अनुयायी थे, मतलब भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना किया करते थे। कर्ण वंश के अन्य शासक जो हुए वो भूमिमित्र हुए, नारायण हुए, सुशर्मण हुए, और सुशर्मण जो थे ये अंतिम शासक थे। ये ब्राह्मण वंश में अंतिम शासक सुशर्मण थे, और सुशर्मण जो थे अंतिम शासक थे, और इन्हें सातवाहन वंश, देखिए इसके बाद आएगा सातवाहन वंश के शासक के द्वारा मारा गया, मतलब जो सातवाहन वंश का जो पहला शासक शिमुख था उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। अब पातंजलि ने, अब एक फैक्ट और देख लेते हैं, पातंजलि इनके टाइम से यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा, पातंजलि ने इनके टाइम पर क्या किया है, योग दर्शन लिखा है, और योग दर्शन लिखा और व्याकरण व्याख्या भी उसकी थी, मतलब योग दर्शन के अंदर किस तरह की मुद्राएं होती हैं, किस तरीके से योग करना चाहिए, क्या उसकी भाव भंगिमा होगी, क्या उसकी कलाकृति होगी, क्या उसकी आकृति होगी, इन सब चीजों की जो व्याख्या की है ये पातंजलि ने की है, लेकिन ये कर्ण वंश के टाइम पर की है। देखिए ऊपर भी पातंजलि है, यहाँ पर संस्कृत की व्याकरण की रचना करने की जिम्मेदारी थी। तो कर्ण वंश के आते ही इन्होंने क्या किया, पातंजलि ने योग दर्शन लिख डाला और इसकी व्याख्या भी कर दी, है ना। आगे चलते हैं, जो हम लोग पातंजलि का नाम बहुत सुनते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ कि सातवाहन वंश आ गया, क्योंकि ये सुशर्मण अंतिम शासक था, और सुशर्मण की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश आ गया है। अच्छा, सातवाहन वंश जो है ये आंध्र की तरफ है, आंध्र जानते हैं ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र साइड में। तो सातवाहन वंश, इसका संस्थापक शिमुख था, इसका संस्थापक कौन था, शिमुख था, याद रखिएगा। और शिमुख ने क्या किया था, सुशर्मण की हत्या की थी, मतलब सुशर्मण को मारकर ये क्या किया, सातवाहन वंश की नींव डाल दी। अब देखिए आंध्र, यहाँ पर जरा पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट आप इसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आंध्र सातवाहन वंश, इसको हम आंध्र सातवाहन वंश कह रहे हैं, अभी और भी शासक हुए हैं, मैं उनको बाद में बताऊंगा। आंध्र सातवाहन वंश कृष्णा और गोदावरी, जैसे ये कृष्णा नदी इधर बह रही है, गोदावरी नदी इधर बह, जिसके बीच का जो फील्ड है, नदियों के बीच के क्षेत्र में स्थित था। ध्यान रखिएगा, ये जो आंध्र सातवाहन वंश कृष्णा और गोदावरी नदी, मतलब इधर भी नदी उधर भी नदी, मतलब नदियां मिल रही हैं तो खान पान सब कुछ अच्छा रहेगा ही रहेगा, उपजाऊ भूमि मिल जाएगी पानी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो वंशावली है ये दो नदियों के बीच में है। अब आगे चलते हैं, सबसे शक्तिशाली सातवाहन राजा गौतमी पुत्र, देखिए शिमुख ने तो स्थापना कर दी है, लेकिन आगे चल के इसमें गौतमी पुत्र होता है जिसका नाम था शतकर्णी, ठीक है ना। और शतकर्णी ने 24 साल तक शासन किया है, क्योंकि ये देखिए ये ईस्वी में आ गए हम लोग, अब ईस्वी में उतर चुके हैं, यानी कि अभी तक हम लोग बीसी पढ़ रहे थे ऊपर में, और अब आगे कहाँ चले गए हैं हम लोग, एसी में आ गए। इसके ऊपर मैं कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बीसी और एसी के बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। एसी का मतलब आफ्टर ऑफ क्राइस्ट, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एसी में आ चुके हैं, यानी आफ्टर क्राइस्ट, यानी जीसस के जन्म के बाद की कहानी क्या है उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ईस्वी की बात करते हैं, तो ईस्वी में 106 से 130 ईस्वी, यानी कि एसी की बात हो रही है। गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है ये 106 से 130 ईस्वी तक, यानी कि 24 वर्षों तक शासन किया। टोटल कितने वर्षों तक शासन किया है, और बहुत ही पराक्रमी शासक था। क्यों, आगे देखते हैं। इसने अश्वमेध यज्ञ किया। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। देखिए एक अश्वमेध यज्ञ की जो प्रथा है बहुत पुरानी है। राजा क्या करते थे कि अश्व पहले तो यज्ञ करते थे और फिर एक अपना अश्व छोड़ दिया करते थे, और वो यज्ञ, और वो जो यज्ञ द्वारा जो छोड़ा जाने वाला जो घोड़ा होता था, जो अश्व होता था, वो जितने जहां तक जाता था वहां तक राजा का साम्राज्य हो जाता था। अगर कोई घोड़े को पकड़ लिया करता था तो उसके खिलाफ राजा फिर युद्ध करना पड़ता था और उसको हराना पड़ता था कहीं ना कहीं, ये नियम होता था, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, ये जानने के लिए कि कौन मेरा विरोधी है, एक तरीके से अश्वमेध यज्ञ किया। इसने अश्वमेध यज्ञ किया और बहुत से युद्ध जीते थे, इसके अलावा भी बहुत सारे युद्ध जीते, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इन्होंने शको, अब ये देखिए ये सब बाहरी आक्रमणकारी हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर भारत में इस तरह के शासक ना हुए होते तो ये बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा तो पहले ही ग्रसित हो जाता भारत, ठीक है ना। तो इन्होंने शको, यवन यानी ग्रीक, उस समय ग्रीक जो वर्ड जो यवन है उनको ही ग्रीक कहा जाता है, और ये जो पल्लवों है, जो पार्थियन है ना, को पराजित किया था। तो ध्यान रखिएगा। अब शतकर्णी के होने से क्या फायदा हुआ हिंदुस्तान को या भारत को, कि बाहरी आक्रमणकारी, जो बाहरी शासक आक्रमण करना चाह रहे थे, भारत पर अधिकार करना चाह रहे थे, उसका मौका इनको नहीं मिला। तो इन्होंने शकों, यवन ग्रीक और पल्लवों पार्थियन को भी पराजित किया। तो ठीक है, अब देखिए मैंने इतना आपको ये बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब अन्य वंश हम लोग पढ़ेंगे, जैसे खेरवाल वंश है ना।
तो ये सब जो वंश हैं, छोटे छोटे वंश हैं, यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, अगर ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही धनाधन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।